हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल मेरा यार का पार्ट 10 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके ने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। उस गोली का असर जो कि जेके पर हो गया था, इस वजह से वो लिफ्ट को वॉशरूम समझकर अपने फ्लोर पर चली जाती है और उसके बटनों से खेलने लगती है। और जब फ्लोर पर पहुंचती है तब लिफ्ट ओपन हो जाती है और सामने ते खड़ा होता है। ते जो कि पार्टी में आने के लिए लिफ्ट के सामने खड़ा होता है। जब लिफ्ट ओपन होती है तो उसमें जेके की हालत को देखकर ते उसे तुरंत ही अपने पास अपने केबिन में ले आता है और उससे पूछता है क्या तुमने ड्रिंक की है, क्योंकि ते जानता है कि जेके इतना मूव क्यों कर रही है। और जेके कहती है कि क्या मैं आपको इस तरीके की लड़की लगती हूँ जो ड्रिंक करूँगी? तो फिर ते कहता है नहीं, तभी तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जेके कहती है पता नहीं, मैंने जूस पिया था, बट मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इतना ज़्यादा अलग अलग क्यों दिख रहा है। आप मुझे दो दो क्यों नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं पता है ये किस चीज़ का है। और ते जो कि तुरंत ही हॉबी को कॉल करके कहता है कि जल्दी से उस वेटर से पूछताछ करो, क्योंकि ते जो कि बहुत ज़्यादा CCTV फुटेज देखने की कोशिश करता पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से उसने ये काम हॉबी को दे दिया था। हॉबी जो कि उस वेटर से पूछने की कोशिश करता है पर वो वेटर कुछ नहीं कहता है। इस वजह से ते जो कि कुछ नहीं कहता है और ते उसके पास रहता है और उसे सोफे पे सुला देता है, क्योंकि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ऐसे वो घर नहीं जा सकती है। और जेके जो कि आराम से सो रही होती है, जब ते उसके ऊपर से उठने वाला होता है तब उसे वो कस के पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं और मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और उसे कस के अपनी बाहों में भर लेती है। ते जो कि उसका कंट्रोल ही खोता जा रहा था, वो कहता है कि अगर तुमने अभी नहीं छोड़ा तो बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे लिए, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पास में बैठा हूँ। लेकिन जेके कहती नहीं, आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, आपको मैं नहीं छोड़ूंगी। ते जो कि अब ते लिप्स के पास होता है जेके के, इस वजह से वो और कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और उसके नेक पर किस भी देने लगता है। वो बहुत ही सॉफ्ट हिक्की दे रहा था क्योंकि जेके जो कि इतनी ज़्यादा ही खूबसूरत होती है, उसकी स्किन इतनी ज़्यादा ही मुलायम होती है, उसे बहुत ज़्यादा ही इंजॉय हो रहा था। बहुत ज़्यादा ही इंजॉयमेंट के साथ उसे किस कर रहा था। और ऐसे ही उसे जब किसी का कॉल आता है, जब उसे हॉबी का कॉल आता है, तब जाके उसे पता चलता है कि वो क्या कर रहा था। और जब उसके पूरे नेक को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है खुद पे कि ऐसे कैसे वो अपनी जेके को हर्ट कर देता है हर बार। लेकिन अगले ही पल इविल स्माइल देता है, क्योंकि उसे पता है कि जेके को कुछ भी याद नहीं रहेगा। इस वजह से वो चुपचाप अब जेके को उसके घर पहुंचाने के लिए हॉबी को कॉल करने लगता है। जेके जब उठती है तो कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे, क्योंकि 2 घंटे बाद उसका नशा ख़त्म हो जाता है। तो जेके ते को कहती है कि सर मैं यहाँ पर। तो फिर ते कहता है कि तुमने ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कह दिया। तो फिर जेके कहती है मुझे घर जाना चाहिए। तो ते कहता है मैं हॉबी से कह के तुम्हें घर छुड़वा दूँगा। तो जेके कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ते कहता है इसकी ज़रूरत है, तुम अभी ड्रंक हो, ऐसी हालत में घर जाओगे तो तुम्हारे मॉम डैड को पता चल जाएगा। ते की बात भी जेके समझ जाती है और हॉबी उसे उसके घर पर छोड़ देता है। ऐसे ही जेके पूरा दिन सोती रहती है। अगले दिन भी उसने छुट्टी ले ली थी और जब वो नींद से उठती है तो बाथरूम में फ्रेश होने जाती है और अपने नेक पर एक किस देखती है तो कहती है कि ये निशान कैसे, क्या मैं बीमार हूँ, क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है। और
वो कहती है कि हाँ मुझे बीमारी हो गई क्योंकि मैं ज़्यादा सो रही थी, इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा रेड मार्क आ गया है। और वो तुरंत ही फ्रेश होके बाहर आ जाती है और ऐसे ही अब डिनर करके फिर से सो जाती है क्योंकि उसे अभी भी नींद आ रही थी। तेज जो कि उसकी छुट्टी लेने से बिल्कुल भी अपसेट नहीं था। उसे जेके की प्रॉब्लम पता थी, इस वजह से ते आज उसके घर भी नहीं गया था। ऐसे रोज़ ते उसके घर जाता है लेकिन आज नहीं गया था। और अब जेके नेक्स्ट डे जब उठती है तब उसका भाई आके कहता है कि अप्पी, क्या आपको याद है ना, कल मॉम डैड का बहुत बड़ा दिन है। तो फिर वो कहती हाँ मुझे याद है। तो क्या गिफ्ट देंगे मॉम डैड को आप? तो फिर जेके कहती है यार सोचना पड़ेगा। तो फिर युनजुन कहता है कि मैं भी अपने पैसे मिलाऊंगा जिससे हम दोनों लोग अपने पैसों को मिलाकर कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे सकें। तो जेके हामी भरती है और दो गुल्लक लेकर आती है और उसे फोड़कर सब दोनों ही पैसे गिनने लगते हैं। सारे पैसों को मिलाकर वो दोनों ही सेटिस्फाइड थे क्योंकि वो जो सोच रहे थे वो इतने पैसे में आ जाता। और जेके जो कि किसी को कॉल कर यहाँ पे आने के लिए भी बोल देती है, वो युनजुन से कहती है कि मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मैं फ़ोन करके कल की तैयारी करवाने के लिए बोल दूँगी, ठीक है? तो फिर युनजुन भी खुश हो जाता है, कहता है मेरी प्यारी दीदी तुम्हें सब पता है। और ऐसे ही वो ऑफिस चली जाती है। ऑफिस आने के बाद वो अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर रही होती है। अब दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पर ते की मॉम ते को कॉल करके कहते हैं कि तुम अभी के अभी यहाँ पर आ रहे हो। ते जो कि अपनी मॉम की बात नहीं टालता है, इस वजह से वो जेके से कहता है कि तुम काम करो मैं अभी आ रहा हूँ। तो जेके भी कुछ नहीं कहती है, यस सर कह देती है और वो अपने काम को करने लगती है। इधर ते अपने मॉम के घर जाता है तो वहाँ देखता है कि उसकी मॉम जो कि कहती है कि तुम आओ तुम्हारी फेवरेट खीर बनाई है। तो फिर ते भी जाके खीर फिनिश कर लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, मुझसे नहीं मिलोगे? तो फिर ते उस तरफ पलटता है तो वहाँ पर शनाया खड़ी होती है। उसे देखकर ते समझ जाता है उसकी मॉम ने यहाँ पे क्यों बुलाया था और वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो फिर उसकी मॉम कहती है एक बार मिल तो ले उससे। तो ते अपनी मॉम से कहता है आपको पता है कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप मेरे लिए ऐसी हरकतें क्यों करती हैं? आइंदा तो मुझे इस काम के लिए तो बिल्कुल मत बुलाइएगा। सुनैना जो कि उसे अपनी इंसल्ट महसूस होती है लेकिन वो वहाँ पर ढीठ बन के खड़ी होती है और अपना पैर पटकते हुए चली जाती है क्योंकि ते वहाँ से जा चुका था। इधर ते अपने केबिन में आता है तो जेके की पेंटिंग को देखने लगता है और टेबल पे पड़ा हुआ एक रिमोट उसका बटन प्रेस करता है तो सामने वॉल पे जो पेंटिंग होती है वो जेके के फेस में तब्दील हो जाती है, उसकी पेंटिंग में तब्दील हो जाती है। उसे देखकर ते बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हारे सिवा मैं किसी और से कैसे शादी और प्यार कर सकता हूँ, तुम तो मेरी एंजल हो। और वो बहुत ज़्यादा ही इविल होता जा रहा था जेके के प्यार में। उसने तो कितनों को तकलीफ़ दिया उसे ये भी नहीं पता है। जेके के ऊपर कोई भी आँख उठा के देखे ये ते को बिल्कुल भी रास नहीं आता है। इस वजह से उस लड़के ने जिस तरीके से जेके को टच किया ते ने उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है। और जिस लड़के ने जेके को छूने की बात की थी ते ने उसका भी हुलिया बिगाड़ दिया था। ते जो कि जेके के लिए धीरे धीरे पॉजेसिव होता जा रहा था, हॉबी जो कि ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और यहाँ पर युनहो भी जो कि ऐसे ही ते से मिलने आया था, उसके केबिन में जेके को देखकर वो शॉक हो जाता है। तो ते जो कि
उससे कहता है क्या हुआ। युनहो जो कि ऐसे ही नहीं मिलने आता है ते से, वो किसी काम से ही आता है और जेके को देख के वो थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन हॉबी उससे कहता है भाभी है हमारी। तो फिर युनहो भी स्माइल करता है क्योंकि जेके थी ही इतनी क्यूट, उसे देखकर कोई भी स्माइल कर दे। ते जो कि उसे गुस्से से देख रहा था, कह रहा था कि चले जाओ यहाँ से, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। जेके जो कि उससे हेलो बोलती है और ते जो कि उसे गुस्से से देख रहा था क्योंकि ते के अलावा कोई से हाथ लगाए ये ते को नहीं पसंद है। जेके के सामने वो अपना ये रूप नहीं दिखा सकता है। युनहो जो समझ जाता है कि ते आखिर क्या चाहता है, इस वजह से वो अपना हाथ पीछे ले लेता है और नमस्ते करके वहाँ से चला जाता है। युनहो जब लिफ्ट से उतर रहा था तभी वो किसी से टकरा जाता है। ये कोई और नहीं हमारी जेनी होती है। जेनी जो कि अपने फ्रेंड से बातें करके अपना लंच कंप्लीट करके वापस लिफ्ट से अपने फ्लोर पर जा रही होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी से वो टकरा जाती है और कहती है कि देख के नहीं चल पाते हो। तो फिर युनहो कहता है तुम भी तो देख कर चल सकती हो ना। तो फिर युनहो कहता है कि तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। तो फिर शनी कहती है तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो, क्यों तुम मुझसे आके भिड़ गए। ऐसे ही इन दोनों की फ़ाइट होती है और युनहो जो उसको छोड़ देता है क्योंकि उसने उसको संभाल कर रखा होता है। जेनी जो इतना गुस्सा करती है तो युनहो से छोड़ के चला जाता है। जेनी जो कि बार बार उससे कहती थी छोड़ दो। युनहो के ऐसे छोड़ने पर वो धम्म से गिर जाती है और कहती है ऐसे छोड़ने को नहीं कहा था मैंने, बेवकूफ़ कहीं के, तुम हमेशा से ऐसे ही करते हो, पागल इंसान, कभी आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसे ही बोलकर वो वापस अपने काम के लिए चली जाती है। ओके आर्मीज़, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या युनहो और शैनी एक दूसरे से फिर से मिलेंगे या फिर इन दोनों को ऐसे ही एक दूसरे से लड़ाई करके ही खुशी मिलेगी। वाई आर्मी सरांगे।